ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे इम्बेडेन मेयर हाफ परनाश भी कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में था। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक बैक्टीरिया मतलब एरोबिक और एनारोबिक बहुत को दोनों का जिसमें मतलब कि याद रहे, ग्लाइकोलिसिस के होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ग्लाइकोलिसिस में न तो O2 निकलता है ना ही CO2, न तो O2 की रिक्वायर यूज होता है ना ही CO2 लिबरेट होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो पायरिक एसिड में बदलता है। स्टील कोएंजाइम जब चेंज होता है तो दो NADH ये ग्लाइकोलिसिस के बाद दो स्टील एंजाइम में तो दो NADH का फॉर्मेशन होता है। TCA क्रेब्स साइकिल में जो होता है, क्रेब्स साइकिल में आपका 6 NADH2 2 FADH2 2 GTP बनता है। 2 GTP यार एक साइकिल दो जाहिर सी बात है, दो स्टील को एंजाइम है तो एक से एक स्टील को एंजाइम को कन्वर्ट करने टोटल खत्म था 3 NADH2। जब एक स्टील को एंजाइम तीसरे साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 3 NADH2 1 FADH2 1 GTP बनता है। अगर टोटल देखा जाए तो दो का हो जाएगा वही, तो 6 NADH2 2 FADH2 1 2 GTP। और ETS में कुछ नहीं, ETS में वही NADH2 को तोड़कर फिर से ATP प्रोड्यूस किया, टोटल 38 ATP निकलता है। और वैसे 36 से 38 ATP होता है। रेस्पिरेशन जो होता है एक एक्सर्गोनिक इसमें ऊर्जा निकलता है। प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और यूकैरियोटिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP प्लस 2 NADH बनते हैं। NADH इसमें भी बनता है, मतलब प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कंडीशन में, मगर उसका यूज नहीं, टूट नहीं पाता, इसलिए वो 2 NADH मतलब 2 ATP ही बना रहता है। एक ATP ब्रेक डाउन होता है 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। जब एक ATP से ADP में बदलता है तो 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी लगता है ना। अगर कैलोरी में बदल 7600 कैलोरी। अगर ATP से AMP में बदल रहा है तो टोटल आपका जो एनर्जी लग जाएगा 32.2 किलो जूल पर मोल। कॉम्प्लेक्स फोर्थ है ना, ETS में कॉम्प्लेक्स और साइनामाइड साइटोक्रोम A1 से A3 जो होता है वो साइनाइड से चेक कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। साइनाइड हो गया, C हो गया, H2SO एजाइट हो गया, फिर स्टॉप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, A1 से A3 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ही क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी लिबरेशन क्या होता है, रुक जाता है। इसीलिए साइनाइड खाने से लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। 70% जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, मगर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अटैच होते हैं। याद रखना जो 36 ATP की रिक्वायरमेंट होता है ना, 36 ATP के जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के मसल्स, नर्व्स में, सिस्टम में, इस सब में यूज होता है। जबकि 38 ATP जो किसमें होता है, किडनी, स्पेशल सेल, हार्ट, इस जगह, लीवर। अच्छा, कैसे उसमें 36 और 38 याद रखना, जब बाहर के जो साइटोप्लाज्म में 2 NADH2 बनता है ना, अगर 2 NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब इंटर करे और वह NADH2 में ही बना रह जाए तो वह 38 ATP फॉर्मेशन करता है। मगर है ना, मगर अगर साइटोप्लाज्मिक NADH2 जो बना है ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन होने पर बना है, अगर वह 2 NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर रहा है तोड़ कर ग्लूको मतलब कि ATP बनाने के लिए, तो अगर वह FADH2 में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, FADH2 में चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में है ना, तो याद रखना 36 ATP बनता है। तो ये प्रोसेस हमारा जो कहलाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम कहलाता है। और जो उसमें होता है हार्टोग्राम होता है, और तीसरे उसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट, श्वसन गुणांक क्या होता है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेशन
अर्थात वॉल्यूम ऑफ ह्यूज कंज्यूम O2, यानी कितना CO2 को लिबरेट किया जा रहा है और कितना ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है, इसी के अनुपात को बोलते हैं रेस्पिरेटरी इक्वेशन। इसे गैनोंग रेस्पिरेटर से क्या होता है, मेजर किया जाता है। इसका मेजरमेंट गैनोंग रेस्पायरोमीटर से किया जाता है। रेस्पिरेटरी इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेट या वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेट कंज्यूम, ठीक है। RQ जो होता है मेजर किया जाता है गैनोंग रेस्पिरेटोमीटर। अच्छा, सबस्टेंट और RQ वैल्यू कह रहा है कि एनरोबिक रेस्पिरेशन में का RQ वैल्यू का इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि जो CO2 तो लिबरेट होता है मगर ऑक्सीजन एनरोबिक रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू होता है 1 होता है, प्रोटीन का जो RQ वैल्यू होता है 1 से कम होता है, यानी 0.8 से लेकर 0.9 तक होता है। फैट का जो RQ वैल्यू होता है 0.70 होता है। कैंप का जो देखो जो होता है कैंप प्लांट का जो RQ वैल्यू होता है 0 होता है। मैलिक एसिड का जो RQ वैल्यू होता है 1.33 होता है। सिट्रिक एसिड का 1.30 होता है। ऑक्जेलिक एसिड का 4। तो ऑक्जेलिक पहले इनफाइनाइट किसका होता है, तो एनारोबिक। किसका 0 होता है, तो कैंप का। अच्छा, किसका 4 होता है RQ वैल्यू, तो ऑक्जेलिक एसिड। किसका RQ वैल्यू 1 होता है, तो बता देना वही कार्बोहाइड्रेट। किसका जो है RQ वैल्यू प्रोटीन में, प्रोटीन का RQ वैल्यू 0.8 से 0.9 के बीच में। फैट का 0.7। ओके। मैच्योरिंग फैटी सीड का जो RQ वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा होता है, और जर्मिनेट जो मैच्योर हो रहा है सीड उसका RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा, और जो जर्मिनेट हो रहा है उसका 1 से कम होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना, फर्मेंट, जिसमें ये भी क्या होता है एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा। एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल्स में, तो वो होता है एनरोबिक कंडीशन में। क्या होता है, एनरोबिक कंडीशन में वो होता है, वो भी याद रखिएगा। में भी हमको 2 ही ATP मिले क्योंकि एनरोबिक कंडीशन में हो रहा है। रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, तो और फर्मेंटेशन इट अकर ओनली एनारोबिक वे एंड एरोबिक वे, बहुत लिटिल केस में एरोबिक वे में होता है। हटा रेस्पिरेशन में क्या था, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन होता है, और ये एनारोबिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनारोबिक में इनऑर्गेनिक, जबकि फर्मेंटेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अच्छा, फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस तो हो गया। अब एनारोबिक और फर्मेंटेशन में डिफरेंस है। एनारोबिक जो था ऑक्सीजन का परसेंट में होता है, जबकि फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जैसे जो सम टाइम जो सैक्रोमाइसिस होते सेरिवेसी होते हैं जो प्रेफर करता फर्मेंटेशन, वह एरोबिक कंडीशन में होता है, जिससे एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इसका फाइनल जो होता है एनरोबिक का जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इनऑर्गेनिक होता है, जिसका उसका क्या होता है ऑर्गेनिक। अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, द्विविभाजन बाइनरी फिजन जो होता है यह अमीबा में होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल जो फ्यूजन होता है वह होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, अगर बात की जाए तो आपका होता है यूलिना में, और मल्टीपल फ्यूजन की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम में होता है। दूसरा है बीजाणु जनन स्पारुलेशन। क्या होता है स्पारुलेशन, पहले जान लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कौन, बाइंडी फ्यूजन, स्पारुलेशन, बर्डिंग, जिम्यूल, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, यही सब हैं। तो स्पारुलेशन क्या, स्पारुलेशन जो होता है कवक में, फंजाई में होता है, शैवाल में होता है ना, इन लोग में बनता है। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स में, और यूलोथ्रिक्स में बनने वाला जो अचल बीजाणु होता है वह और सुप्त बीजाणु जो हिप्नोस्पोर होते हैं। पेनिसिलियम में कोनिडिया है ना, यानी कि स्पारुलेशन जो होता है फंगी और एल्गी में होगा। मुकुलन जो है ईस्ट में, बर्डिंग जो होता है ईस्ट में होता है। बर्डिंग जो होता है ईस्ट में होता है। जिम्यूल्स
यानी कलिका जिसे बोलते हैं। जिम्यूल्स किस में होता है? तो जिम्यूल्स जो होता है कभी कभी पौधों की पत्तियों तथा तनों के अग्रभाग में बहुकोशिकीय व हरे रंग की रचनाएं निकलती है, जिसे जिम्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक कलिका मुख्य पौधों से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया में जिम्यूल्स। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर में होता है, याद रखिएगा। और ये स्पाइरोगाइरा इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा इलोथ्रिक्स व कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी होता है। रीजनरेशन जो पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में जो पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा, और स्पंज में भी पाया जाता है मगर सबसे ज़्यादा स्पंज में और प्लेनेरिया में पाया जाता है। पौधों में कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है भूमिगत तना में देखा जाता है, जैसे ट्यूबर, कंद, आलू का जो निर्माण होता है भूमिगत तना में, आलू का निर्माण जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रकंद, राइजोम सब तना होते हैं। आलू जो बनता है वो भी तना का ही भाग बदला हुआ रूप होता है। और अदरक, अदरक भी तना का ही बदला हुआ रूप है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही बनते हैं, है ना। और हल्दी, अदरक, हल्दी, ये सब याद रखिएगा। अदरक, हल्दी ये सब वेजिटेटिव मतलब कि प्रोपागेशन से ही बनते, तना के भाग होते हैं। तो आलू जो होता है कंद होता है, ट्यूबर होता है, जबकि तना और ये हल्दी, जिंजर ये सब भी तना ही भाग, मगर इसे प्रकंद बोलते हैं। अच्छा, घन कंद जो होते हैं ये सब भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। घन कंद में कौन आते हैं? तो कैसर, अरबी, जमीकंद, याद रखना, सूरन जिसे बोलते हैं, अरबी, केसर, है ना, ये सब भी याद रखिएगा। अरबी, केसर, है ना, जमीकंद, ये सब भी तने के ही बदले हुए रूप होते हैं, तने के ही बदले हुए रूप होते हैं, जिसे घनकंद, कॉर्म करते हैं। राइजोम में अदरक, हल्दी तना है, कंद जो है ट्यूबर है, ये भी आलू का ही, है ना। केसर, अरवी, जमीकंद ये सब भी क्या है? ये सब घनकंद। देखो, कंद, प्रकंद, घनकंद। तो कंद में कौन आएगा? आलू। प्रकंद में कौन आएगा? आपका अदरक, और अदरक यानी जिसे आदि बोलते हैं, और हल्दी। और प्रकंद में कौन जा रहा है? नहीं, प्रकंद है, कंद तो हो गया ना, कंद में आलू हो गया, प्रकंद में आपका हल्दी हो गया और आदि हो गया। और घन कंद में कौन आ जा रहा है? घन कंद में सूरज जिसे जमीकंद बोलते हैं, अरवी, केसर, कैसर, ये सब कैसा हो रहे हैं? सब वेजिटेटिव। सलकंद क्या होता है? जो प्याज वगैरह होगा, प्याज, लहसुन, ये सब भी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सब प्राकृतिक मेथड के, यानी ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, ये चारों जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही वृद्धि करते हैं। क्लियर? ओके। जो आइपोमिया बटाटा होता है यानी शकरकंद जो होता है वो मूल के यानी रूट का परिवर्तन होता है। मूली भी रूट का ही परिवर्तन, गाजर भी रूट का ही परिवर्तन, मॉडिफिकेशन होता है। लीफ में नेचुरल प्रोपागेशन किस में होता है? तो ब्रायोफिल्लम में होता है। ब्रायोफिल्लम के पत्ती में जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कौन सा होता है ये जान लीजिए। ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग हो गया, दूसरा जो हो गया लेयरिंग हो गया, और तीसरा हो गया कटिंग। कटिंग। आलू और गन्ना जो होता है, आलू और गन्ना के जो फसल लगाए जाते हैं वो प्रत्येक एक दूसरे के समान होते हैं, तो इस तरह से हम इसका प्राकृतिक क्लोन कह सकते हैं। कटिंग, कटिंग में हम लोग ये ध्यान देखते हैं कि आपकी कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बढ़ रहे और उससे उसे हम काट कर लगा देते हैं, है ना, काट कर लगा देते हैं। जिसमें गन्ना जो काट के जो लगाते हैं, गन्ना होता है, अंगूर को भी लगाया जाता है, गुड़लाब को भी लगाता है, और गुड़हल को भी काट कर लगाया जाता है ना, ये सब में देखा गया है। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है? यह क्रिया सामान्यतः उन पौधों में किया जाता है जो सामान्यतः कलम लगाने की प्रक्रिया को सफल नहीं होते हैं, इनमें लेयरिंग किया जाता है। जैसे कि लेयरिंग किस में किया जाएगा? स्ट्रॉबेरी में, बेला में, है ना, स्ट्रॉबेरी में करते हैं, बेला के में करते हैं,
और स्ट्रॉबेरी और अंगूर इस सब में करते हैं। अच्छा, लेयरिंग में ये होता है कि जहाँ तनी जहाँ से पौधा निकला होता है उसके एक तनी के भाग को नम मिट्टी में दबा दिया जाता है, जहाँ से नई जड़ें निकल जाती हैं, जिसके पश्चात मुख्य भाग तनी से अलग कर दिया जाता है और स्वतंत्र रूप से पौधे को लगा दिया जाता है। ये लेयरिंग कहलाता है। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हल्का से इसको भाग को छील दें और वहाँ पर मिट्टी, नम मिट्टी ले जाकर क्या कर से लागे और उसको लेयरिंग करके उसको बांध दें और कुछ दिनों बाद उसमें से जब जड़ें निकल आएँ तो उसको भी काट कर निकाल कर लगा दें। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, याद रखना, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम कहते हैं एक नीचे वाला जो पोर्शन पौधा जिस पौधे को हमको जड़ रहेगा नीचे रहेगा उसे स्टाक बोलेंगे, और जिस पौधे को अलग से काट के ऊपर सीड्स वाला पोर्शन लगा रहे हैं उसे सियान बोलते हैं। और इन दोनों को ला कर बांध दिया जाता है, बांध कर और नमी रखते हैं, है ना, मतलब बांध दिया जाता है अच्छे से और सील कर दिया जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि वह जुड़ जाता है और जुड़ जाने के बाद एक नया पौधा बन जाता है। इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग करते हैं। ये जो ग्राफ्टिंग होता है आम में, नींबू में, सेब में अपनाई जाती है। नींबू, आम, सेब में अपनाई जाती है। नींबू, आम, सेब में ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है। कटिंग में क्या था, काट कर एक कच्छा कलिका होनी चाहिए जिसमें हम लगा देते हैं, जैसे गन्ना, आलू, इस सब में होता है। मगर वही ग्राफ्टिंग लेयरिंग किस में, और लेयरिंग में क्या हो रहा है, लेयरिंग में तने के किसी एक भाग को हम क्या कर रहे हैं, जमीन से नम नम वाली जगह पर दबा देते हैं, कुछ दिनों बाद उसमें से जड़ें निकल जाती, फिर हम काट कर नया लगा। ये था लेयरिंग में। दूसरा ये था तने कुछ भाग को छील कर क्या कर देते हैं, हम उसमें वो कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं आपका लेयरिंग में, मतलब कि उसको लगा देते हैं मिट्टी और नम से, फिर वहाँ जड़ निकलती, इस तरह से काट कर। और तीसरा जो हमने बताया ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हमने बताया एक देसी पौधा है उसके निचले वाले जड़ को स्टाक काट कर लगाएंगे और एक विदेशी पौधे को हम जो ऊपर वाला लगाएंगे जोड़ेंगे पौधे में, तो इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग जो था नींबू, आम, सेब में होता है। सोने का रिश्ता, गोल्डन फाइबर किससे बोलता है, जूट उद्योग को बोला जाता है ना, याद रखना। जूट उद्योग में भारत का प्रथम स्थान है। इसका पहला कारखाना रीता नामक स्थान में खोला गया था। भारत 35% जूट का उत्पादन करता है। पौधों के विकास के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो लोमी सॉइल है। लोमी सॉइल का एक टेक्सचर है ना, जो तीन चीज़ों के मिलकर मिक्सचर होता है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल प्लस ह्यूमस, ये लोमी सॉइल। इसीलिए बोला जाता है कि लोमी सॉइल जो होता है बेस्ट सॉइल होता है इसके लिए फसल के उत्पादन के लिए या पौधों के उत्पादन, पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए। और लोमी सॉइल और एलुवियल सॉइल, याद रखना, एलुवियल सॉइल भी एक प्रकार का सॉइल है जो पेड़ पौधों के लिए, प्लांट के लिए बहुत बेस्ट सॉइल है। लोमी सॉइल को बलुई मिट्टी बोलते हैं और वही आपको एलुवियल सॉइल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। वर्ल्ड और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पेड़ पौधे उगते हैं और सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि होती है तो एलुवियल सॉइल में। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं तो एलुवियल सॉइल में पौधों की वृद्धि अच्छा होती है। और उस एलुवियल सॉइल थोड़ा समझने के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए कि लोमी सॉइल और एलुवियल सॉइल लगभग एक ही है ना, इस तरह से भी मान सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस है मगर मान लीजिए एक ही। अगर सबसे बेस्ट की बात आगे किस मिट्टी में ग्रो होता है तो एलुवियल सॉइल। जब एलुवियल सॉइल रहेगा तो लोमी सॉइल ऑप्शन में है, लोमी सॉइल रहेगा तो एलुवियल सॉइल नहीं रहेगा। क्लियर, ओके। अच्छा, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल प्लस ह्यूमस का मिक्सचर होता है। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, सैंड, सिल्ट और क्ले में क्या डिफरेंस। सैंड की साइज सबसे बड़ी होती है, सिल्ट की साइज मीडियम में होती है और क्ले की साइज सबसे छोटी होती है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, ये जो है जो टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये जो हम लोमी सॉइल बता रहे हैं ना, ये साइज के बेसिस पे है ना। लोमी सॉइल साइज के बेसिस, ये लोमी सॉइल एक तरह से अगर ध्यान से देखेंगे तो एलुवियल सॉइल का ही टाइप, एलुवियल सॉइल का ही भाग है। ये हमने किसके बेसिस पे बताया रहा हूँ, ये साइज के बेसिस, मगर ये क्या है, सॉइल के बेसिस पे है ना, उपजाऊ इसी मतलब फसल उत्पादन के बेसिस पे है। ठीक है,
ये है टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल जब क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि सॉइल के साइज के बेसिस पे कौन सा सॉइल सबसे बड़ी है, तो लोमी सॉइल हो जाएगा। जब आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के बिहाफ पे कौन सा सबसे बढ़िया, तो एलुवियल सॉइल। क्लियर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है। शुगर क्रेन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बतौर में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI इन दिल्ली में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में, फिलीपींस मनीला में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर करा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। गेहूं की जो प्रजाति होती है, गेहूं की जो प्रजाति है या जो वैरायटी है, सोनारा है, सोनालिका है। सोनारा, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनारा, कल्याण सोना, सोनालिका, ये सब गेहूं की अच्छी प्रजातियां हैं, याद रखना। कल्याण सोना जो होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। मक्का की जो प्रमुख जातियां हैं, प्रमुख मतलब वैरायटी है, शक्ति है, गंगा 5 है, गंगा 1 है, अंबर है, ये सब। धान की प्रमुख जो वैरायटी है जान लीजिए, जया, साबरमती, बाला कृष्णा, ये अच्छी धान की। चावल की गोल्डन राइस प्रजाति को स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। गोल्डन राइस में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सरसों की जो वैरायटी है पूसा स्वर्णिम है। जय प्रबलीकरण खाद्य गुणवत्ता को सुधारों के लिए पौधों में एक ऐसी किस्म का निर्माण किया जाता है जिससे पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व प्राप्त हो और लोगों को स्वास्थ्य पर अच्छा बनाया जा सके। इसी प्रक्रिया को प्रबलीकरण कहते हैं। धान की जो उच्च प्रजातियां हैं, जो अच्छी क्वालिटी की, पूषा है, पूषा बासमती है ना, इस तरह से याद रखिएगा। और गेहूं के जो उच्च उत्पादन वाली गुणवत्ता वाली प्रजातियां हैं, सोनारा 64 है, सरवती है, ये सब है। ज्वार के लिए उच्च उत्पादन वाली जो किस्में हैं वो PCH 106। सिंगल सेल प्रोटीन SCP जो प्राप्त किया जाता है वह साइनोबैक्टीरिया, शैवाल इत्यादि से प्राप्त, स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया से काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। तो पूसा स्वर्णिम जो था सरसों की वैरायटी है। मिर्च की जो वैरायटी है पूसा सदाबहार, यह प्रतिरोधी वैरायटी है सरसों का, इससे प्रतिरोधी रेजिस्टेंस वाले फसल है। जिसको सरसों पूसा स्वर्णिम, मिर्च पूसा सदाबहार, गेहूँ हिमगिरी और फूल गोभी का जो होता है पूसा स्नोबॉल। पौधों से जो लाभ होने वाले थे उसको बताया। अब जंतुओं से जो लाभ होने वाले उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक है फसल उत्पादन। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर। कृषि स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के लिए उपयोगी पौधों के फसल कहते हैं। जनवरी से अक्टूबर तक के जो सीजन होता है उसे खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन आता है? मक्का, चावल, मूंगफली। जनवरी से अक्टूबर तक के, जैसे नवंबर से अप्रैल उस समय के जो फसल बोए जाएंगे, है ना, जनवरी से अक्टूबर में जो बोए जाते हैं, जनवरी से अक्टूबर में खरीफ फसल कहते हैं। मक्का, चावल, सॉरी जनवरी से नहीं, जून से अक्टूबर के बीच में जो बोए जाएंगे, जून से अक्टूबर के बीच में जो बोए जाते हैं वो खरीफ फसल कहलाते हैं। सॉरी, जून में बोया जाएगा, है ना,
जून और जुलाई में बोया जाता है। ऐसे मान के चलिए जून में बोया जाएगा और अक्टूबर में काट लिया जाएगा। जून में बोया जा रहा है, अक्टूबर में काट लिया जा रहा है, तो कौन सा फसल होगा? खरीफ। नवंबर में बोया जा रहा है और अप्रैल में काट लिया जा रहा है, तो जून में बोया जा रहा है और आपका किस में काट लिया जा रहा है? अक्टूबर में। तो खरीफ फसल जैसे मक्का, चावल, मूंगफली, 4 महीने का। और नवंबर में बोया जा रहा है, अप्रैल में काट लिया जा रहा है गेहूँ, सरसों, चना, आलू, है ना। मार्च और जून में बोया जा रहा है जायद फसलें। मार्च और जून में बोया जा रहा है जैसे मूंग, उड़द, ये सब जायद की फसल होती हैं। मार्च में बोया जा रहा है और जून में काट लिया जाएगा। मार्च में बोया जाएगा और जून में काट लिया, मूंग, उड़द, ये सब क्लियर। जून में बोया गया, अक्टूबर में काट लिया गया तो खरीफ फसल। नवंबर में बोया गया, अप्रैल में काट लिया गया तो रबी फसल। मार्च में बोया गया, जून में काट लिया गया तो मूंग, उड़द, जायद फसल। एक ट्रिक है याद रखने का कि कौन कौन सा सीजन में। जनवरी, अक्टूबर और खरीफ को कैसे शॉर्ट में याद रखेंगे? जोक से जे से हो जाएगा जनवरी, जे से सॉरी जनवरी नहीं, जे से हो जाएगा जून, जे से हो जाएगा जून, जे से क्या हो जाएगा? जून। जौक 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 का क्या हो जाएगा? जौक का हो जाएगा, जौक का हो जाएगा आपका जे यू से जून, ओ से अक्टूबर, के एच से हो जाएगा आपका क्या? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल आपको पता ही है क्या होता है? मक्का होता है, चावल होता है, मूंगफली, यही सब। और नवंबर वाले का नरवी क्या है? नवंबर और अप्रैल, नवंबर अप्रैल रवि मतलब रवि की फसलें। और वही मज्जा मतलब मार्च से लेके जून में जो बोए जाएंगे, है ना, उसे जायद फसल बोलेंगे, जैसे मूंग, उड़द। ठीक है ट्रिक। तो जौक हो गया, नरवी हो गया और मज्जा याद रहेगा। तो जौक जो हो जाएगा जून और अक्टूबर में खरीफ, और वही आपका हो जाएगा नरवी नवंबर और अप्रैल में। नवंबर में बुआई होगा, अप्रैल में कटाई होगा, और हो जाएगा आपका रबी। और आपका मज्जा मार्च में बुआई होगा, जून में कटाई होगा। जायद फसल बोने का पहला चरण होता है कि उसे जुताई किया जाए, फिर बाद में उसकी बुआई किया जाए, है ना। जिसमें बालू ज़्यादा उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में मिट्टी कड़ भी रहे उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी जो होता है याद रखिएगा चावल के लिए अच्छा माना जाता है, और बलुई मिट्टी कपास के लिए। कपास के लिए नहीं, बलुई मिट्टी जो होता है तरबूज के लिए ज़्यादा विटामिन, तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा। चिकनी मिट्टी धान, कपास और सनई के लिए। दोमट मिट्टी जो होता है, दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ में एलुवियल सॉइल से गेहूँ, चना, मटर, टमाटर ये सब बोए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी। धान यूपी में प्रमुख फसल है। गेहूं के फसल के बाद तिलहन की उगाई करना फसल चक्रण कहलाता है, जिससे उसकी खेत की ताकत बनी रहती है। लाभदायक जंतु के गाय एक विदेशी नस्ल है जिसका साहिवाल। अच्छा, लाभदायक जंतु जान लेते हैं। गाय एक विदेशी नस्ल की क्या है? गाय एक विदेशी नस्ल है, साहिवाल, सिंधी, देवनी, विदेशी गाय। लाभदायक जंतु से पढ़ने से पहले कुछ और जान लेते हैं लाभदायक पौधों के बारे में। तुलसी जो होता है, तुलसी का हम लोग पत्ती खाते हैं, जैसे खराश वगैरह में, खांसी वगैरह में मदद करता है। नीम जो होता है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक होता है, त्वचा रोग में शायद। स्पर्गंधा जो होता है जड़ अनिद्रा, जड़ से प्राप्त किया जाए। जड़ जो होता है उसकी जड़ से हम लोग अनिद्रा रोग को दूर करते हैं, रक्तचाप, बीपी को कम करते हैं। संकोना से, मलेरिया की छाल से दवा प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण मलेरिया की दवा, मलेरिया को दूर किया। जामुन के बीज से मधुमेह, डायबिटीज को दूर किया जाता है। मुलेठी से जड़ से खांसी को दूर किया जाता है। अफीम जैसे अफीम के कैप्सूल व फल से हम लोग को मार्फिन कोकीन नामक दवा बनाई जाती है।
याद रखना, केवड़ा व गुलाब के पुष्प से हम लोग को तेल मसाला में जो होता है लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, जड़ों के हींग, मतलब जो हींग होता है जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तना, हल्दी और अदरक से वैसे मसाला है। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल निकाला जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। याद रखना, कपास के बीज से रुई प्राप्त किया जाता है। नारियल से क्वायर प्राप्त किया जाता है। जूट से सोफा चटाई बनाए जाते हैं। औषधि, हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, अजवाइन, तुलसी, ये सब भी औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब जंतु से लाभदायक जान लेते हैं। गाय की जो नस्ल होती है साहिवाल होती है, सिंधी होती है, देवनी। विदेशी गाय जो होती है होलिस्टीन होती है, फ्रिजियन होती है। भैंस की नस्ल भूरा, भैंसाना, सूखी, झिली, है ना, भूरा, भैंसाना, सूखी, झिली। उच्च दुधारी गाय जो होते हैं साहिवाल है, होलिस्टीन है, फ्रिजियन है। मुर्रा भैंस 2 लीटर से मतलब 2000 लीटर। मुर्रा भैंस जो होता है 2000 लीटर, यानी कि 2000 लीटर दूध उत्पादन करती हैं। मछली पालने को पीसी कल्चर, मत्स्य पालन या फिशरीज भी कहते हैं। और कुक्कुट, मुर्गी पालन या पक्षियों को पालने को पोल्ट्री फार्म कहते हैं। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन जिसे बोलते हैं, याद रखना। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मोती पालन को पर्ल कल्चर कहते हैं। पशुओं को पालने से दूध जो प्राप्त होता है डेयरी पालन कहते हैं, डेयरी। साहिवाल, सिंधी, हरियाणी, ठीक है। ये जो होता है साहिवाल जो होता है पंजाब और यूपी में मिलता है। और देसी जो गाय होती हैं बिहार में मिलती हैं, है ना। सिंधी जो होती है कराची, हैदराबाद में मिलती है। हरियाणा में जो मिलती है रोहतक। सबसे अच्छा जो गाय की नस्ल है साहिवाल मानी जाती है, जो दुधारू होती है। अच्छा, विदेशी गायों में जो होती है जर्सी होती है, होलिस्टीन होती है, ब्राउच, स्विच होती है। होलिस्टीन जो होता है सबसे ज़्यादा दूध देता है। भैंस में जो है भैंस में मुर्रा भैंस जो होता है हरियाणा, यूपी, पंजाब में पाया जाता है। और टोडा भैंस, ये अच्छा मतलब दुधारू दूध है। मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं, है ना। पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं। इसमें पक्षी, कबूतर, बत्तख सब पाले जाते हैं कुक्कुट पालन में। याद रखना, पोल्ट्री फार्म में ऐसा नहीं कुछ। कुक्कुट पालन मांस व अंडों के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन जो होता है मांस व अंडों के लिए किया जाता है। मांस के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को बोलते हैं ड्रायलर। क्या बोलते हैं? ड्रायलर। जबकि अंडों के लिए उत्पादन करने के लिए पक्षियों को अगर पाला जाता है तो उसको लेयरर्स बोलते हैं। क्या होता है? लेयरर्स। मांस के लिए अगर किसी पक्षी को पाला जाए तो ड्रायलर, और अंडों के लिए अगर पाला जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? लेयरर्स। युवा नर को काकरेल कहते हैं, जबकि परिपक्व नर को रोस्टर कहते हैं। युवा अगर मुर्गा है तो उसे युवा मुर्गा काकरेल बोलेंगे, जबकि परिपक्व हो जाएगा वही नर मुर्गा तो उसे बोलेंगे रोस्टर। एक देसी मुर्गी प्रतिवर्ष 260 अंडे देती है। देसी नहीं, एक अच्छी प्रजाति की जो मुर्गी होती है प्रतिवर्ष 260 अंडे देती है। मुर्गियों को अंडा देने का समय जो होता है फरवरी से सितंबर होता है। फरवरी से सितंबर का माह जो होता है, फरवरी से सितंबर में मुर्गियाँ अंडे देती है। मुर्गियों का भोजन जो होता है मक्का, चावल, यही सब होता है। मुर्गियों का एक रोग होता है जिसे रानीखेत रोग कहते हैं। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। देसी नस्ल मुर्गियों की जो होती है असील है, घाघस है, गैलस है। घाघस आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और बसुरा में प्रजाति जो होती है, बसुरा प्रजाति जो होता है गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुर्गियों की प्रजाति है घाघस और गैलस, असील। विदेशी नस्ल में जो मुर्गियाँ आती हैं सफ़ेद लेघार मता राव आता है। मछली पालन को पीसी कल्चर या फिशरीज भी कहते हैं। मछली उपयोग में भारत का विश्व में 7वां स्थान है और उत्पादन में दूसरा।
और लवड़ी जल में जो पाई जाती हैं कतला, रोहू, मांगुर। और लवड़ी जल में जो पाए जाते हैं हिल्सा, हील, सार्डिन, ये सब है। मुर्गी 21 दिन तक अंडे को सेती है और अंडों को सेने के लिए एक मशीन होता है। अगर ढेर सारा अंडा उत्पन्न करना होता है भ्रूण विकास के लिए। सेता क्यों? क्योंकि भ्रूण का विकास हो जाए अंडे में, और जिससे से स्प्रूटिंग मतलब अंडे का फूट विकास होने की वजह से फूटेगा अच्छे से अंडा। तो एक सेने के लिए जो मशीन आती है उसे बोलते हैं, अंडा सेने का जो मशीन होता है उसे बोलते हैं उस्माइत्री, उस्माइत्री कहते हैं। इंडिया में व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड और ILS और रेड मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। मत्स्य पालन में शार्क और कार्ड मछलियाँ आयल में प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। इनके आयल में मछलियों के ये जो शार्क और कार्ड मछली, इनके आयल में विटामिन A और विटामिन D प्राप्त होता है। और लवड़ी जो मछली है, रोहू, कतला, लवड़ी, टूना और कार्ड है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, CDRI लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NBRI भी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। मधुमक्खी पालन के एपीकल्चर कहते हैं। रानी मच्छी फर्टाइल होती है, रानी जो मधुमक्खी होती है फर्टाइल होती है, नर जो होता है फर्टाइल होता है ना। ड्रोन वो हैप्लॉयड होता है जबकि रानी डिप्लॉयड होती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वर्कर जो होती हैं, स्ट्राइल होती हैं। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो फीमेल होती हैं, सभी श्रमिक मधुमक्खियाँ फीमेल होती हैं और स्ट्राइल होती हैं। ये एक होती है स्कैवेंजर्स भी है, साफ सफाई करेंगी। एक होती है नर्स भी है, नर्स करेंगे यानी मधुमक्खियों को पालती हैं। और एक होती है फील्ड भी है, एक जो करती हैं क्या करती हैं, फील्ड को गमन करती हैं। 3 प्रकार की होती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ जो स्ट्राइल होती हैं, और तीनों का अलग है। एक छत्ते की साफ सफाई करेगी, एक छत्ते में पोषण के नरिशमेंट का काम करती है, और एक क्या कहते हैं फील्ड वर्क करती है, फील्ड में जाएगी, पोषण वो सब करेगी। रानी जो मधुमक्खी होती है वो भोजन शाही रॉयल जेली को खाकर अपना पोषण करती है। यह रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है पूरे जीवन काल में। यह 15,000 अंडे देती है, जीवन काल में 1.5 लाख अंडे देती है। एक रानी मधुमक्खी पूरे जीवन काल में 1.5 लाख अंडे देती है। मधुमक्खियाँ एक प्रकार केमिकल निकालती है जिसे फेरोमेन्स कहते हैं। रॉयल जेली जो होता है नेक्टर प्लस सलाइवा के मिलने से बनता है। मधुमक्खियाँ जो गति करती हैं, एक राउंड डांस करती हैं और एक द्रुम डोमनी नीति यानी टेल वैगिंग डांस करती हैं। राउंड डांस, टेल वैगिंग डांस मधुमक्खियाँ करती हैं। जब वह गोल नृत्य करती हैं तो भोजन की दूरी 75 मीटर रहता है। और जब वह टेल वैगिंग डांस करती हैं तो इस नृत्य से दूर स्थित भोजन स्रोत की जानकारी थी। यानी जब वो दूम डोलियाँ टेल वैगिंग डांस करती हैं मतलब उनको पता चलता है कि इधर ही आसपास क्या है, भोजन है। इस नृत्य से दूर स्थित भोजन स्रोत की जानकारी मिलती है। इस विधि से सूर्य की स्थिति के अनुसार वह दिशा व दूरी का भी बोध करती हैं। और सीधी रेखा में उड़ते हुए कुछ पिच को हिलाने की दिशा में सूर्य की स्थिति में करें। सीधी रेखा में उड़ते समय पूंछ भाग को हिलाने की दिशा सूर्य की स्थिति में रखती हैं। पूंछ की जो हिलाने की दिशा सूर्य की दिशा में रखते हैं, स्थिति में रखती हैं, जिसकी तुलना में भोजन स्रोत की दिशा को बताती हैं। तो एक होता है गोल गोल घूमेंगे तो यानी 75 मीटर की दूरी पे भोजन के, और वही अगर टेल वैगिंग डांस कर रही हैं तो इसका मतलब होगी कुछ मतलब कि भोजन इधर आसपास है और सूर्य की तरफ इनको पूछ कर करेंगी, अपना गति डांस करती हैं सूर्य की तरफ टेल कर अपना पूछ कर वह डिस्टेंस का पता करती हैं कितनी दूरी पे है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम जो होती हैं रेशम कीट का कुछ साइंटिफिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। बॉम्बिक्स मोराई। टसर रेशम कीट जो होता है उसको बोलते हैं टसर रेशम कीट। बॉम्बिक्स मोराई
है ना। ये शहतूत पर, यह जो कीट रहेगा शहतूत पर खा के जिंदा रहने वाला था, इससे जो शहतूत पर खा के जिंदा रहता है उसको बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं। जो रहता है टसर रेशम कीट जो होता है ना। टसर रेशम कीट होते हैं वैरायटी। तीसरा है जो एरी रेशम कीट। चौथा है मूगा रेशम कीट। जो शहतूत पर रहता है उसको याद रखो बस, बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का जो जीवन काल होता है, जीवन चक्र जो होता है बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का, ये रेशम कीट के जीवन काल छोड़िए, रेशम कीट जो बॉम्बिक्स मोराई होता है मोनेसियस होता है। जो रेशम कीट का हैचिंग काल है, उष्मायन काल, वो लगभग 10 दिनों के बाद अंडे से लार्वा निकल आता है, जिसमें इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। इसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। और कैटरपिलर आगे चलकर कोकून बनाता है, कोकून से प्यूपा बनता है, प्यूपा एडल्ट कीट माना जाता है। अच्छा, रेशम कीट के से थोड़ा जाने से पहले थोड़ा शहद के बारे में भी जान लीजिए। शहद जो होता है पौष्टिक होता है, सुसाध्य होता है और रोगाणु रोधक होता है। ये मधुमक्खियां पालन को एपीकल्चर का तो ये भी हो गया। 1 kg शहद प्राप्त करने के लिए 1 kg शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को 10 लाख बार चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि पुष्प के परागकण से नेक्टर को प्राप्त करते हैं। नेक्टर में बहुत सारे फ्रक्टोज ग्लूकोज भरे रहते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते से लगभग 20 kg का शहद प्राप्त किया जाता है। एक चीज और जान लीजिए, जो मछलियों के कार्ड और शार्क होते हैं उनके लीवर से तेल निकाला जाता है, लीवर से निकाला, जिसमें ए और डी विटामिन पाया जाता है। रेशम कीट के एक कोकून से 700 से लेके 1000 मीटर रेशमी धागा निकाला जाता है। 3 दिन में कोकून जो होता है, 3 दिन में जो कोकून रहता है, कोकून 1000 से 1200 मीटर लंबा धागे का निर्माण करता है 3 दिन में। या 3 दिन में इतना एक एवरेज बोला जा रहा है। जैसे हमने बोला 700 से 1000 मीटर एक कोकून, तो मतलब यही कितना दिन लेगा, 3 दिन में। तो वही मान के चलिए कि 1000 जो मीटर बता रहा है, 1000 से 1200 मीटर या 1000 मान लीजिए, है ना। दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा। एक कोकून जो रहता है 700 से 1000 मीटर या 1000 से 1200 मीटर तक का धागा तैयार बनाता है 3 दिन में। याद रखना, जो एग होता है, एग से क्या बनता है, लार्वा कौन सा, कैटरपिलर ही क्या बनता है, जब कैटरपिलर से जो प्यूपा बनना होता है, ढेर सारे कोकून अपने चारों तरफ क्या करता है, एक सलाइवा लिक्विड निकालता है, जो क्या होता है प्यूपा के चारों तरफ घिर जाते हैं, जिसके वजह से कोकून का निर्माण, इसी कोकून से रेशम बनाए जाते हैं। अच्छा, 25,000 कर रहा है 25,000 कोकून को लगभग 1 पौंड, 25,000 कोकून से लगभग 1 पौंड यानी 454 ग्राम रेशम प्राप्त किया जाता है। 25,000 कोकून जब मिलते हैं तब जाके 1 पौंड 454 ग्राम रेशम प्राप्त किया जाता है। यानी कहने मतलब ये कोकून जो था बन रहा था तो 3 दिन लग रहा था, और जिससे एक कोकून से हम लोग 700 से 1000 या 1000 से 1200 मीटर तक लंबाई का हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। और रेशम के सिल्क जो होते हैं इतनी मजबूत होते हैं जैसे लोहे का, अरे एल्युमिनियम का तार हो, इतना मजबूत होता है, और एल्युमिनियम स्टील का तार। भारत में पहला रेशम अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में 1943 ईस्वी में स्थापित किया। विश्व भर में रेशम उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग पॉलिश, वार्निश, चमड़ा, चूड़ी, ग्रामोफोन, बटन बनाने में किया जाता है। लाख कीट का पालन करना लैक कल्चर या लाख पालन कहलाता है। दूध से जो दही बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण बनाया जाता है। हाथी को बोझ ढोने व दांत के लिए पाला जाता है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग औषधि में भी किया जाता है और औषधि में किया जाता है। शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना, जिसका प्रयोग सजावट, पूजा पाठ में किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है।
याद है जो पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं, यानी चबा खाना पाए। अभी क्या करते हैं, जो भूसा वूसा कुछ भी निकलते चले जाए, घास वास सब निकलते चले जाते हैं, फिर लास्ट में जब वो खाली हो जाते हैं खा कर पूरा, तो फिर धीरे धीरे उसको फिर निकाल निकाल कर चबाते हैं। तो वह पेट के जिस भाग में रखते हैं उस भोजन को, जो अच्छे से मतलब पचा नहीं रहता, उसको बोलते हैं रूमी पेट के उस भाग के रूमेन बोलते हैं। रूमेन में से फिर से निकाल के उसको जुगाली से यानी चबाते हैं, फिर पचाते हैं उसको, इसीलिए इन्हें रूमिनेंट एनिमल भी बोलते हैं। रूमिनेंट एनिमल या रोमंथी भी कहते हैं। याद रखना कि ये जो चबाते हैं, जैसे सेल्यूलोज जो भी घास फूस खा जाता है, तो इसका जो पाचन होने की छोटी और फिर बड़ी आंत में याद रखना सेल्यूलोज का पाचन होता है। और बड़ी आंत में भी कहाँ, तो सीकम में एक जगह अपेंडिक्स वाला जगह होता है, वहीं पर सेल्यूलोज का एंजाइम सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ का डाइजेशन होता है बड़ी आंत में, पशुओं में।